स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज में हूं मनीषा गुप्ता। और सोने और चांदी की रेस लगातार जारी है। भारतीय बाजारों में चांदी 1,16,000 रुपए प्रति किलो के पार जा पहुंची है। कॉमेक्स की बात करें तो चांदी 14 साल के हाईस पर है। जहां तक सोने की बात है, यहां पर फिर से हम एक बार भारतीय बाजारों में 1 लाख रुपए के ऊपर पार कर चुके हैं। ऐसे में गोल्ड एंड सिल्वर के रणनीति कैसे बनाएं, कैसी यहां पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी एंड मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से नवनीत दमानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं गोल्ड को? आप बुलिश से पीछे हमने जब आपसे बात की है, क्या वो बुलिशनेस कायम है? और गोल्ड में पहले अब यहाँ पर क्या रणनीति है? मुझे याद है आपने 1,15,000 का टारगेट दिया था और चांदी में 1,25,000 का। बिल्कुल मनीषा जी, 1,05,000 का मैंने कहा था लिमिटेड दिवाली तक आना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी। और अगर गोल्ड की बात करूं तो पिछले 3 दिन का ही अगर हम जायजा देखते तो 97,350 का लो था, वहां से करीब करीब 3,000 रुपए का मूव ऑलमोस्ट इसमें आ चुका है। साथ ही साथ USD INR ने भी इसको अच्छा खासा सपोर्ट किया है और अब जो है ये $3,400 के ऊपर अच्छी से सस्टेन कर रहा है। ऑल टाइम जो हाई हमने कॉमिक्स में देखा था वो $3,500 का है और इंडियन मार्केट में 1,01,200 के करीब करीब का एक क्लिक में जो हाई लगा था वो आया है। मुझे लगता है प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ये हाई दोबारा टच कर सकता है इंडियन मार्केट में। 1 लाख के आसपास का कोई भी लेवल जो है अभी एक बेस बन चुका है, यहाँ पर दोबारा बाइंग बन सकती है। ऊपर में ऊपर मुझे लगता है 1,01,100 के लेवल से ये प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक दिखा सकता है। 99,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जो मोमेंटम सिल्वर में एक बुलिश मोमेंटम सा बनाता है वो अब गोल्ड में धीरे धीरे टर्न अराउंड हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में गोल्ड में भी ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी हमें देखने मिल सकता है। यानी कि सोना और चांदी दोनों में खरीदारी के यहाँ पर मौके हैं और बाइंग करके यहाँ पर काम करना है। नवनीत, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को ही, और यहाँ पर आपके क्या टारगेट्स हैं नियर टर्म के लिए और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दोनों ही लिहाज से? थोड़ी सी सरप्राइजिंग रैली हमें देखने मिली लास्ट कुछ दिनों में गोल्ड प्राइस में। इनफैक्ट 3 दिनों में करीब करीब 3,000 पॉइंट का इजाफा देखने मिल गया है। काफी फंडामेंटल हंट करने के बावजूद भी मुझे ऐसे कोई ट्रिगर्स नहीं मिले जो ये 3-4 हजार पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम को जस्टिफाई कर पाए। बट मोमेंटम तो मोमेंटम है, तो इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि बायस इस बार, जैसे कि दिनेश जी ने बताया, 1,01,000, 1,01,000, 1,01,200 तक भी जा सकता है। बट हमारे को ये ग्रेट क्लैरिटी नहीं है गोल्ड प्राइसेस के इस अपवर्ड मोमेंटम पे, तो थोड़ा सा साइडवेज या साइड रह के वेट एंड वॉच करने की रणनीति हम अपना रहे हैं। वेरे सिल्वर पे हम काफी समय से बुलिश रहे हैं। टाइम एंड अगेन हमने रिएटरेट किया कि 1,25,000 इस दिवाली तक और मे बी साल के एंड तक 1,35,000 का भी स्तर देखने मिल सकता है। तो अभी भी बुलिशनेस कायम है। हम करीब करीब $39 के ऊपर का एक नया लेवल का ब्रेकआउट देख रहे हैं, होल्ड करते हुए देख रहे हैं प्राइसेस को। कोई खास फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ सिल्वर में भी, बट ये जो मोमेंटम है जो कुछ हद तक गोल्ड और बिटकॉइन से मनी मार्केट शिफ्ट होके बाकी सारे एसेट क्लास में मूव हो रहा है, बेस मेटल में मोमेंटम दे रहा है। तो ये चांदी की आंधी मेरे लगता है कि 1,20,000, 1,22,000 के आसपास तक तो इसी मोमेंटम में चल जाएगी। तो वेट एंड वॉच का रुख चांदी में भी अपनाते हैं, बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। तो चांदी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई भी है और आगे भी कर सकती है, यही यहाँ पर एज ऑफ नाउ व्यू बनते हुए नजर आया है। लेकिन बाइंग हमने सोने और चांदी दोनों में लौटते हुए देखी है, तो चार्ट्स पर ऑब्वियसली यहाँ पर हायर हाइज बनते हुए नजर आए हैं। सोने चांदी के डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ पेस 360 के को फाउंडर अमित गोयल हैं। अमित नमस्कार। गोल्ड पर पहले और बहुत लंबा कंसोलिडेशन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, लेकिन एक मोमेंटम गोल्ड में फिर से पकड़ता हुआ नजर आया है। आप किस तरफ बेंड हो रहे हैं और आपकी क्या सेंस है? एक नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म, 3 to 6 to 12 मंथ्स की अगर बात करें तो गोल्ड आप इन सारे ही लेवल्स पे, इन टाइम लाइंस पे कैसे देखते हैं? मनीषा देखिए, मेरा अभी भी मानना है कि गोल्ड, पर्टिकुलरली गोल्ड इन द करंट लैंडस्केप एंड सिल्वर इन दी 6 to 8 months लैंडस्केप, आई थिंक दोनों ही जो हैं वो काफी ज्यादा ओवरबॉट लग रहे हैं, काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेच लग रहे हैं। सिल्वर थ्योरेटिकली कैन गेट इवन मोर ओवर स्ट्रेच, बट इफ आई नाउ कम बैक टू गोल्ड ओनली, तो गोल्ड पे मनीषा आई एग्री कि 3,500 का लेवल बने हुए जो है नाउ, इट्स मोर देन 3 months। अप्रैल 22 को जो है वो गोल्ड का टॉप लगा था, उस बात को पूरे 3 महीने हो गए हैं। कंसोलिडेशन काफी लंबी हुई है मनीषा, मगर बाय no stretch of imagination gold presents any value to a value investor right now, because बहुत ज्यादा जो है ओवर एक्सटेंडेड है अभी भी, और practically everybody is bullish on gold। मुझे क्लियरली दिख रहा है ज्वेलरी डिमांड जो है वो
काफी ज्यादा जो है वो इस टाइम लैकलस्टर है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट डिमांड इज स्टिल प्रीटी गुड, मगर जो है वो सेंट्रल बैंक्स की भी जो बाइंग है वो उतनी रोबस्ट नहीं दिख रही है जितनी कि पिछले साल तक थी, बिकॉज आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी कि वो 3400 3500 के प्राइस पे जो है वो कितना गोल्ड अभी वो खरीदेंगे। सो माई सेंस इज दैट गोल्ड इज स्टिल एक्सट्रीमली ओवरबॉट, ओवर एक्सटेंडेड, ओवर वैल्यूड इन दी मीडियम टर्म। मुझे लगता है आने वाले 3 से लेके 6 महीना, मैक्सिमम 9-10 महीने में एक सब्सटैंशियल करेक्शन बननी चाहिए गोल्ड में। एंड आई एम स्टिल लुकिंग एट गोल्ड बिलो 3000 लेवल्स। 2800 मेरा एक स्वीट स्पॉट है, मुझे लगता है उसके आसपास गोल्ड आना चाहिए, तभी वैल्यू बाय बनेगा। लॉन्गर टर्म आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन गोल्ड। अगर 4 साल की मैं बात करूं तो मेरा अभी भी मानना है कि गोल्ड को अभी बहुत हायर लेवल्स जो है वो बनाने हैं, कायम करने हैं। बट आई थिंक इन द मीडियम टर्म इट इज लुकिंग टू प्राइसी, टू ओवरबॉट, टू ओवर एक्सटेंडेड एंड ऑल्सो ओवर वैल्यूड। ऑल राइट अमित, ओवर एक्सटेंडेड, ओवर स्ट्रेच, ओवर बॉट, ओवर वैल्यूड, आपने सारी वोकैबुलरी यहाँ पर डाल दी है, तो क्लियरली आप काफ़ी कन्विंस्ड हैं कि यहाँ पर सोने में बहुत ज़्यादा हमने ओवर बाइंग यहाँ पर आते हुए देखी है। जैसे आपने कहा 6 से 9 महीने में 2800 देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 4 साल की बात की जाए तो वो लेवल आप देते देते रह गए। मनीषा, मेरा मानना है कि अगर 4 साल की बात की जाए तो मिनिमम अब जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो मिनिमम 5000 है। I think it can go even much beyond that level, but I think as of now हम एक 5000 का लेवल लेके चलते हैं। बट आई वुड से कि इन्वेस्टर्स को अभी ना खरीद के थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों एक बार मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद जो है वो बाइंग मुझे लगता है बेटर आइडिया रहेगा। वेल एब्सोल्युटली। और जहाँ तक ज्वेलरी बाइंग की आपने की है, जी हाँ, हमने देखा ही है कि 22 छोड़कर 18, 14, 9 कैरेट तक का भी यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो क्लियरली इवन एज ज्वेलरी इन सेंस ऑफ नंबर्स हम यहाँ पर ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखेंगे, लेकिन वॉल्यूम क्लियरली यहाँ पर हिट होती हुई नजर आई है। अमित, सिल्वर को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है? यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 हमने कर लिया है। आगे के जो ब्रोकरेजेस व्यूज़ हैं वो ऑफ कोर्स फॉर एन एवरेज 40 हैं, इसका मतलब है कुछ और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है, स्पाइक ज़रूर देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर भी अगर नियर टर्म, लॉन्गर टर्म एक सेंस देखें तो क्या है? मनीषा देखिए, नियर टर्म जो है वो कुछ इसमें इस तरीके का मोमेंटम प्ले आ गया है कि ये अब जो है 40 या $41 जो है वो जाना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ तक आया है तो अनदर आधा डॉलर या $1.5 या इवन $2 के बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो चला जाए। मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो चांदी की जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो 55 से 85% प्लस हो गई है। डेफिसिट जो है वो बड़ा सब्सटैंशियल जो है वो डेफिसिट है, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ सम 150 मिलियन आउंसेस एवरी ईयर। ये सारी बातें हैं, मगर मनीषा ये बात आज से 1 महीने पहले भी थी, 2 महीने पहले भी थी, 3 महीने पहले भी थी। अप्रैल में जो है इसका भाव जो है वो $29 to $30 के बीच में था। एज रिसेंटली एज जून 1, जून 2 इसका प्राइस $33 के रेंज में था। वहां से पूरा का पूरा 20% बढ़ चुका है 7 से लेके 8 हफ्तों में। तो मुझे लगता है कि देखिए ये कहीं भी धोखा दे सकता है। इट इज पॉसिबल कि ये 40 चला जाए, 41 चला जाए, कहना मुश्किल है। मगर लॉन्गर टर्म में मुझे 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे सिल्वर डाउन लग रहा है, मीडियम टर्म में भी और इवन लॉन्गर टर्म में भी। उसकी वजह यह है कि हम एक रिसेशन क्लियरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस में विद इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। और ये एक दस्तूर रहा है पिछले 30 साल का कि जब भी रिसेशन आएगा, चांदी अपने प्री रिसेशन पीक से जो है वो 25 to 35, 40% टूटेगी। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि जो भी इसका हाई लगेगा, चाहे वो 40 लगे, 41 लगे, 42 लगे, वहां से जो है आपको $10, $12 पर आउंस का जो है आपको कट देखने को मिलेगा जब भी रिसेशन आएगा। और मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है, मेरी रिसर्च टीम की, कि 12 to 15 मंथ्स में जो है वी आर लुकिंग एट a serious slowdown and a recession in US and in many parts of the world। और दूसरा डॉलर इंडेक्स आई थिंक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया 97.5 के लेवल्स पे। तो डॉलर इंडेक्स में अगर एक करेक्टिव कॉन्ट्रा ट्रेंड रैली आती है जो कि इसको 103 तक भी ले जाती है, तो उससे गोल्ड सिल्वर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। एंड प्लस अगर रिसेशन आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड कम होगी और सिल्वर सेंटिमेंटली जो है जब भी रिसेशन आएगा
25-30% टूटेगा ही टूटेगा। सो ये रीजंस हैं जिसके वजह से हम सिल्वर पे बुलिश नहीं है नियर टर्म में, चाहे वो अगले आने वाले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में। इफ इट क्रॉसेस 40, 41, 42, आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी कि वो नहीं होएगा। तो यानी कि एक स्पाइक यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन को लेकर काफ़ी सारे बड़े सवाल हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का भी यही मानना है कि इस साल में तेज़ी अच्छी खासी बनी रह सकती है, लेकिन अगले साल को लेकर बहुत ज़्यादा बैंक्स, ब्रोकरेजेस, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पर ही बुलिश नहीं है। और जो वो चांदी की बात हो रही थी, वेल एब्सोल्युटली, अगर पिछले साल की रेंज देखें चांदी की तो 22 से 35 डॉलर थी। इस साल की रेंज अब तक 29 टू 39 है, तो हमने हायर हाइज यहाँ पर ज़रूर बनते हुए देखे हैं, लेकिन एक लीनियर तेज़ी यहाँ पर बनी है जिसको एक कंसोलिडेशन का मोड अब यहाँ पर लेना होगा। बहुत शुक्रिया अमित साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर भी करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर नियर टर्म एंड लॉन्गर टर्म के सेंस के साथ। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और स्टील, नवनीत, सभी जगह एक बढ़त देखने को मिली है। पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद आज कुछ कंसोलिडेशन है, लेकिन हायर साइड ऑफ द रेंज पे कारोबार होता हुआ नजर आया है। वेल डेफिनेटली सारे ही कमोडिटीज में या इनफैक्ट सारी बेस मेटल में कहूंगा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। वेल 2 दिन पहले जो चाइनीज डेटा आया था वो एक पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर करके गया है। उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स भी करीब करीब 98.5 से थोड़ा सा फिसल के 97.5 के रेंज में आया, जिसकी वजह से फिर से जो लैकलस्टर मोमेंटम देखने मिला था वो पॉजिटिव मोमेंटम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जापान के साथ, वियतनाम के साथ, 2 देशों के साथ में ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ ट्रीटी साइन किया है, और आने वाले दिनों में शायद ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1 अगस्त से ये डेट शिफ्ट होकर 12-15 अगस्त तक भी चले जाए, जिसकी वजह से भी अंडरलाइंग टोन थोड़ी सी बुलिश हो रही है। एंड मैक्रो फंडामेंटल भी अगर आप देखें कि कॉपर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इनहेरेंट फंडामेंटल्स। जिंक का भी अगर आपने ILSJD का डेटा देखा तो वो एक डेफिसिट सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है लास्ट मंथ के नंबर्स के हिसाब से। तो कुल मिला के ओवरऑल पिक्चर थोड़ी सी पॉजिटिव होते जा रही है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज यहाँ से अगर 3 से 5% का पॉजिटिव मोमेंटम इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आपको देखने मिल जाए, तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर कॉपर में भी रहेगी, एंड इवेंचुअली वी विल हेड टुवर्ड्स 920, 930 ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल्स सेक्टर को? या आप भी कॉपर की तरफ जाना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एल्यूमिनियम दिखा सकता है? जिंक के बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है फिलहाल भी। जी बिल्कुल मनीषा जी, एक मेजर फैक्टर जो था प्राइसेस कंसोलिडेट होने का बेस मेटल्स में, वो चाइना शांत बैठा था। जो चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर फंडिंग बढ़ती है तो निश्चित तौर से स्टील, जिंक, कॉपर, इन सब चीजों में एक बड़ा बूस्ट आ सकता है, जो कि हमने देखा अभी जिंक निचले लेवल से अगर कहीं देखते तो 12 से 13 रुपए का मूव ऑलरेडी आ चुका है। 270 इसका बड़ा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। आई थिंक 270 अगर जिंक क्रॉस करता है तो 274, 277 के लेवल्स बहुत जल्दी दिखा सकता है। 267 अब एक बेसलाइन सपोर्ट बनाकर चलना चाहिए। जे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो निचले स्तर से जहां 880 टू 900 आसपास ट्रेड कर रहा था, अब ये 900 आज इसने क्रॉस किया है। आई थिंक 898, 899 अराउंड बाइंग करनी चाहिए 909 के लक्ष्य के लिए। 894 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो जिंक और कॉपर मुझे लगता है ये बेटर बेस्ट हो सकते हैं। एल्यूमिनियम जो है ये 256 टू 57 के आसपास थमता हुआ नजर आता है। पॉइंट टेकन। ओके, क्रूड पर एक सेंस लेना चाहेंगे नवनीत, यहाँ पर क्या व्यू है? वेल मुझे लग रहा है कि क्रूड लास्ट 2-3 दिनों से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, और ऊपरी लेवल पे जब आ रहा है हमें एक सेलिंग देखने मिल रही है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रूड में डेवलप होना चाहिए, बिकॉज मैक्रोज तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट जहां जहां पे ट्रेड टेंशन थोड़े से रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। तो आई एम लिटिल सरप्राइज कि थोड़ा सा प्रेशर में है प्राइसेस, एंड आई वुड लाइक टू प्ले ऑन द रिवर्स साइड। मैं ब्रेंट को $67 के आसपास, या WTI को $64 के आसपास, या इनफैक्ट डोमेस्टिक में 5600 लेवल के आसपास क्रूड बाय करने की स्ट्रेटेजी रखता हूँ। 5540 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड रिवर्सल में आपको 5750 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। एक फाइनल सवाल दिनेश जी, और ये डॉलर इंडेक्स पे है, और जितने लोगों से बात की जाए उनका उतना ही डिफरेंट व्यू यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं दोनों ही एक्सट्रीम्स देखूं तो 87 भी लोगों ने कहा है, और फिर किसी ने 98, 99 भी कहा है। 9440 मुझे लगता है कि यहाँ पर तक आकर यहाँ से रुक जाना चाहिए, और यहाँ से एक रिवर्सल हमारा देखने मिल सकता है। 101.40 मुझे लगता है ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इससे ऊपर भी हाल फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आता है। तो 9440 डाउन साइड, 101.40 अप साइड, ये रेंज मुझे आने वाले कम से कम 2 से 3 महीने में नजर आता है। ऑलराइट, फेयर पॉइंट। तो क्लियरली वो रेंजेस हमने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है सभी कमोडिटीज में, इवन करेंसीज में फॉर दैट मैटर। दिनेश जी, नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो यहाँ पर फोकस करेंगे मसालों पर।
स्वागत है आपका। हम बात अब यहाँ पर मसालों की करेंगे, जहाँ पर प्रोडक्शन के नंबर्स को लेकर कुछ असमंजस है और जहाँ तक प्राइसेस की बात है, वेल पिछले एक महीने में ज़रूर यहाँ पर कुछ तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आज के दिन सभी के सभी मसालों में आधे से 1% तक की गिरावट दर्ज की गई है। हमारे साथ भोज मसाले के को-फाउंडर राजेश भोजवानी है। राजेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो एक सेंस अवेलेबिलिटी पर लेना चाहेंगे और जिस तरह से हमने रिएक्शन मसालों पर आता हुआ देखा है, आप कैसे देखते हैं? नमस्ते मनीषा जी। मसालों में जल्दी चलती रहती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। सो ओवरऑल एक स्थिर बाजार है और अभी समय देखेंगे तो हम 2026 की प्रोडक्शन की आंकड़ों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस समय क्या 2026 के नंबर्स होंगे। हमारे साथ अगर आप वो शेयर कर सकें तो किस तरह का हाल फिलहाल लगता है, क्योंकि मॉनसून अच्छी है, जो जिस तरह का फीडबैक हमने काफ़ी हद तक ओरिजिन स्टेट से आता हुआ देखा है, वो भी ऑन द पॉजिटिव साइड है। करेक्ट। सो एज हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था, एक बम्पर क्रॉप होगा। ये साल एक बम्पर क्रॉप ऑलरेडी आ चुका है और नेक्स्ट ईयर भी आप एक बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किन मसालों की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर राजेश जी? जो आपके रेगुलर मसाले हैं, हमारे हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये आपके रेगुलर मसाले, आपको इनमें बम्पर क्रॉप मिलेगा नेक्स्ट ईयर भी। तो राजेश जी, अगर एक साल अच्छी फसल का निकला है, अगला साल अच्छी फसल का माना जा रहा है, तो ये मान के चलें कि तेजी प्राइसेस में देखने को नहीं मिलेगी? स्थिर रहेगा ओवरऑल बाजार, क्योंकि एक डिमांड भी अच्छी खासी है मार्केट में, इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक डिमांड भी है, एक्सपोर्ट्स भी है और सरकार का एक फोकस भी है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो काफ़ी सारा फैक्टर्स प्लग इन करेंगे तो हमारे को एक स्थिर बाजार मिलेगा। ना तेजी मिलेगी ना ज़्यादा मंदी मिलेगी करके, बट एक स्थिर बाजार रहेगा ओवरऑल इस समय। तो ये तो मसालों की इंडस्ट्री के लिए अच्छी न्यूज़ है। राजेश जी, आप खड़े मसाले, स्टैंड अलोन मसाले, ब्लेंडेड मसाले, रेडी टू ईट, आपका जो बुके है वो बहुत बड़ा है। किस तरह से आपने यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देखी है? हम लोग ग्रो कर रहे हैं 40% मंथ ऑन मंथ एज फार एज भोज मसाले की हम कंसर्न बात करें। ओवरऑल हमारे थैंक यू। ओवरऑल हमारे पास ब्लेंडेड रेंज में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, उसके अलावा खड़े मसालों में भी अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है करके। एक मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है, अच्छे प्रोडक्ट अच्छी डिमांड है, वो हम बोल सकते हैं करके। राजेश जी, मंथ ऑन मंथ आपने कहा 40% का इंक्रीज आपने बनता हुआ देखा है। ईयर टू ईयर अगर ये नंबर्स देखें तो कैसे नजर आते हैं? सो हम लास्ट ईयर टू कंपेयर टू दिस ईयर कंपेयर करेंगे, हमारा ग्रोथ रेट इज मोर देन 200% एज ऑफ नाउ एंड छोटी कंपनी होने की वजह से ग्रोथ रेट्स डेफिनेटली ज़्यादा दिखेंगे, बट एज यू ग्रो अप होके ग्रोथ लेवल्स कम होते जाएंगे। ओह एब्सोल्युटली। राजेश जी, किस कैटेगरी में एक बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है? एक हमारे को ब्लेंडेड रेंज में अच्छा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा मार्केट में ईडी रेडी टू ईट सेगमेंट एक काफ़ी पिकअप होता हुआ दिख रहा है करके। बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर पे फोकस भी कर रही हैं करके इस समय। राजेश जी, और कौन सी ज्योग्राफीज आपके लिए यहाँ पर बेहतर काम करती हुई नजर आई हैं? हमारे हिसाब से हमारी जो कंपनी को महाराष्ट्र, गुजरात, एनसीआर रीजन और कर्नाटका, इन रीजन्स में हमें अच्छा ग्रोथ दिखा है। राजेश जी, अब यहाँ से क्या सेंस है? जैसे आपने कहा काफ़ी सारे प्लेयर्स भी यहाँ पर आए हैं, डिमांड अच्छी है, इंडस्ट्री यहाँ पर बेहतर कर रही है, क्या कंपटीशन भी बनता हुआ देखते हैं? करेक्ट। सो ओवरऑल एक कंपटीशन एक मार्केट में हमेशा रहेगा करके। भोज मसाले की मैं कंसर्न बात करूंगा तो हमारे मसाले सभी जैन मसाले, हम केवल जैन मसाले बनाते हैं। मसाला कंपनीज 1000 प्लस होंगी मार्केट्स में, लेकिन जैन मसाला कंपनी वाली काफ़ी लिमिटेड है मार्केट में। उस तरह से हमारी कंपटीशन लिमिटेड है एज फार द सेगमेंट इज कंसर्न। राजेश जी, अब आगे यहाँ पर किस तरह के प्लान्स हैं? जैसे आपने कहा कि डिमांड सभी जगह काफ़ी अच्छी है, आगे फेस्टिवल सीजन भी यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है कि अगस्त टू अक्टूबर जब तक दिवाली होती है, डिमांड हम बेहतर यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं। शादियों का सीजन भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्ट नंबर्स आपने कहा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो अगर हम फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ को इन दैट सेंस यहाँ पर कंपेयर करें, आप कहेंगे सेकेंड हाफ बेहतर होता है, और किस तरह की डिमांड ग्रोथ आने वाले 3-4 महीने में एक्सपेक्टेड है? यहाँ से अभी आपकी जैसे ही गणपति आपका स्टार्ट होता है करके, वहाँ से आपकी डिमांड स्टार्ट हो जाती है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेस्टिवल सीजन, फिर मैरिज सीजन, फिर एक्सपोर्ट्स नंबर्स और वो सब आपके स्टार्ट हो जाते हैं, डिमांड स्टार्ट हो जाती है करके। और आपकी
टिल अप टू मई जून क्वार्टर होता है, उसमें आपकी प्रोडक्शन पे आते करके। सो हम यहाँ से पूरा अपना फोकस पूरा हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे ला देते हैं गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम यहाँ से। सो उससे डिमांड सप्लाई को पूरा कंप्लीट करते हैं। सो डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्शन पे ऑलरेडी हम लोग एक्सपांड कर चुके हैं और अभी हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं करके, वेयरहाउसिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्विक फाइनल क्वेश्चन राजेश जी, जैसे आपने कहा कि सभी जगह प्रोडक्शन बेहतर नज़र आ रही है, फसल भी यहाँ पर अच्छी है, 2026 भी आप देखते हैं एक स्थिर वाला साल है, प्राइसेस गिरेंगे नहीं क्योंकि डिमांड यहाँ पर बेहतर है, लेकिन अक्रॉस मसाले भी अगर आप देखें तो आपको कहाँ लगता है कि एक प्राइस राइज अपॉर्चुनिटी बेहतर नज़र आती है दूसरे मसालों के मुकाबले? करेक्ट। तो कुछ मसाले जैसे आपके गरम मसालों में आपकी छोटी इलायची हो गई, जावित्री हो गई, उनमें थोड़ा एक प्राइस ऑन द अपवर्ड साइड दिख रहा है इस समय करके। और कुछ मसाले जो इंपोर्ट होते हैं जैसे लवंग हो गया करके, उनमें कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंक्रीमेंटल दिख रही है यहाँ से। तो यानी कि जो स्पेशलिटी मसाले हैं जैसे छोटी इलायची और क्लव्स, इन यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बाकी सब मसालों में शायद हम जावित्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेज में भी जी। डन। राजेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और मसालों के बारे में वो कंप्लीट 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।